गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल ज्ञात करना। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केवल लंबवत भीतर की ओर है, इसलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको सब जगह दिख रहा है, क्रॉस। इस चुंबकीय क्षेत्र में यह धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक पर हमें चुंबकीय बल ज्ञात करना है कि इस समरूप चुंबकीय बल के कारण इस पर कितना बल लग रहा है। इस धारावाही चालक के तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस धारावाही चालक की लंबाई L है, इस धारावाही चालक की चौड़ाई A है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको दिख रही है इस ओर है। अब इस धारावाही चालक में विद्युत धारा इस धारावाही चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है Vd। अब आप सोच रहे होंगे जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो अपवहन वेग कहां से आएगा? धारा प्रवाहित होगी। और धारा प्रवाहित कैसे होगी? जब हम इस धारावाही चालक को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल आरोपित होगा और चुंबकीय बल आरोपित होने से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे और जब ये एक निश्चित दिशा में गति करेंगे तो उस वक्त जो इन इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा वो अपवहन वेग होगा। तो इस इलेक्ट्रॉनों पर अपवहन वेग आरोपित है। अपवहन वेग से ये सभी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं जो भी इस धारावाही चालक में उपस्थित है। और ये धारावाही चालक जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है। ये आपको थीटा कोण दिख रहा होगा, ये धारावाही चालक और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच में ये थीटा कोण बनाते हुए धारावाही चालक इस दिशा में ऐसे का ऐसे इस दिशा में गति कर रहा है। ओके, डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें इस धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अब हम लिख लेते हैं लैंग्वेज मैंने लिख दी है ऑलरेडी, आप देख लो। माना L लंबाई तथा A चौड़ाई के धारावाही चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, ये डायग्राम में शो हो चुका है। माना चालक में उपस्थित कुल आवेश क्यों है, इस चालक में उपस्थित टोटल आवेशों को हमने क्यों माना है, जिसका अपवहन वेग Vd है। और अपवहन वेग कैसे आया वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इन पर चुंबकीय बल आरोपित होगा। चुंबकीय बल आरोपित होने से ये सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे और जब एक निश्चित दिशा में गति करेंगे तो उस वक्त इन पर जो वेग उत्पन्न होगा, जिस वेग से गति करेंगे वो होगा अपवहन वेग। तो डायग्राम आप नोट कर लो और लैंग्वेज नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति करे तो उस पर कार्यरत चुंबकीय बल, आपने लॉरेंज का नियम पढ़ा है, चुंबकीय बल का नियम, वही दोनों एक ही थे, वो नियम यहाँ पर अप्लाई होगा। हम जानते हैं कोई भी आवेश या कोई भी कण या कोई भी धारावाही चालक के अंदर उपस्थित आवेश भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करे तो उस पर कार्यरत लॉरेंज बल, उस पर एक बल कार्यरत होगा, वो चुंबकीय बल होगा या लॉरेंज बल, दोनों एक ही है। तो उसका फॉर्मूला आप सब जानते हो, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा आवेश तो क्यू बराबर क्यू ही है, वेग हमारा यहाँ पर अपवहन वेग है Vd और चुंबकीय क्षेत्र हमारा B ही है। ओके, तो ये हमारा होता है कंप्लीट। अब यहाँ पर वैल्यू भर देंगे हम, तो F इक्वल्स टू क्यू वी डी बी साइन थीटा। थीटा एज इट इज रखेंगे क्योंकि थीटा कोण बनाते हुए ही गति कर रहा है। ओके, तो इसको आप समीकरण 1 नाम दे देना, यहां तक नोट कर लो। लॉरेंज बल का नियम हमने पहले पढ़ा है, अगर आप भूल गए हो तो एक बार अपने नोट्स देखो, मैंने पहले करवाया है, आप देखो। अगर कोई नया इस वीडियो को देखने आया है, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आया है, तो मैंने लॉरेंज बल करवाया, लॉरेंज बल का पूरा फॉर्मूला प्रूव करवाया है, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा कैसे आया। आप वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आ जाएगा।
हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम मानते हैं स्मॉल एन। जो पूरा हमारा चालक है हमने माना है, इसमें केवल एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मानी है स्मॉल एन। और अगर पूरे आयतन की देखेंगे, मतलब एकांक आयतन यानी इस पूरे आयतन का केवल एक भाग, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर एन है, तो पूरे भाग का अगर हमको निकालना है तो उसको हम पूरे धारावाही चालक का जो आयतन है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो पूरे चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो चालक के वी आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एन वी। अब हम जानते हैं ये आयताकार आपको दिख रहा है, और आयताकार आकृति का अगर हम आयतन देखें वी, तो क्या होता है हमारे पास? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई हमारे पास क्या है? एल। चौड़ाई हमारे पास क्या है? ए। तो एल की जगह मैं वी की जगह एल ए लिख सकता हूं मैं। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एन, इसको हम कैपिटल एन नाम दे देंगे। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, तो पूरे आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कैपिटल नाम दे रहे हैं। ये पूरे आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एन इक्वल्स टू स्मॉल एन एज इट इज, वी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? एल इंटू ए, तो एल ए। ओके, समीकरण नंबर 2 यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो इसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि हम आगे लिखे तो कोई नहीं, एक बार आप ये नोट कर लो, उसके बाद ये हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारे पास समीकरण 2 आई थी, एन इक्वल्स टू कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन ए एल। अब हमारे पास जो संपूर्ण आवेश हमने क्यू माना है, क्यू, अब क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एन इंटू ई। एन क्या है? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या वी आयतन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा पूरा आवेश हो जाएगा, पूरा आवेश आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में मैं रख सकता हूं क्यू इक्वल्स टू एन की पूरी वैल्यू यहां पर लिख सकता हूं। तो यहां से हमको मिल जाएगा एन ए एल ई। ओके, स्मॉल ई है, एन ए एल ई। तो इसको आप समीकरण 3 नाम दे दो। इस फॉर्मूले में मैंने एन की वैल्यू यहां पर रख दी। टोटल आवेश, टोटल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आवेश आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये हमारी समीकरण 3। हाँ, तो अब हम ये वैल्यू भी हमारे साथ ही रख देते। समीकरण 3 आ चुकी है। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, समीकरण 1 व 3 से, एक में हम Q की वैल्यू रखेंगे यहां से। तो क्या था हमारा फॉर्मूला? F इक्वल्स टू Q सबसे पहले Q ही था, तो एन ए एल ई क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, ये हमारी वैल्यू। तो इसको आप समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। यहां तक आप नोट कर लो। हमने समीकरण 1 में समीकरण 3 से Q का मान रखा है। आप समीकरण 1 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 में जहां पर Q लिखा है, Q की जगह अभी हमने रिप्लेस करके समीकरण 3 से NaLe की वैल्यू भर दी है। तो जब हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था धारा तथा अपवहन वेग Vd में संबंध, तो वो संबंध क्या था वो आपको याद होना चाहिए। आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा, वरना आप नोट्स पलटोगे तो आपको दिख जाएगा। मैं बता देता हूँ, I इक्वल्स टू NeAVd, ये था। इसको आप समीकरण नंबर 5 नाम दे देना। I की वैल्यू थी NeAVd, ये धारा और इसमें अपवहन वेग में संबंध था। अब यहां से हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 व 5 से
अब यहाँ पर NEAVD ये वैल्यूज हमको दिख रही है। अब इन सब की जगह क्या आ जाएगा, हमारा I आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो समीकरण 4 में हम समीकरण 5 से वैल्यू भरेंगे I की। F इक्वल्स टू N गया, E स्मॉल E गया, A गया और VD गया, क्या बचा, L B साइन थीटा, L B साइन थीटा, एल बी साइन थीटा आई थिंक नहीं बचना चाहिए, हाँ एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा ही बचेगा। अब इन सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई NEAVD इन सब की जगह मिक्स करके मैं क्या लिख सकता हूं, आई। तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, लास्ट एंड फाइनल जो बल लगेगा उस धारावाही चालक पर, वो बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ILB साइन थीटा। I विद्युत धारा की दिशा, B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, F बल की दिशा। हमने पढ़ा था जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर आरोपित चुंबकीय बल फ्लेमिंग के नियम से, तो वो होगा F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। मतलब विद्युत धारा की दिशा हमने देखा था, जैसे हमारा ये चालक है, धारावाही चालक, ये गति कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये रही, बल की दिशा ये रही, और बल की दिशा ऊपर की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये धारा की दिशा, तीनों लंबवत एक दूसरे के। तो ये हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी। इस पर अब हम निकालेंगे मैक्सिमम बल कब लगेगा और मिनिमम बल कब लगेगा। तो यहां तक आप नोट कर लो। अब यहां पर हम दो केस अप्लाई करेंगे। हाँ, तो हम केस अप्लाई करते हैं तब हमारे पास थीटा की दो वैल्यू होती है। एक तो हम थीटा लेंगे 0 डिग्री और एक हम थीटा लेंगे 90 डिग्री। 0 डिग्री यानी जो धारावाही चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, और धारावाही चालक भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब इसी हो रहा है। और लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल में, यानी धारावाही चालक पूरा सीधा है और ये है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये दो अलग अलग डायग्राम है। जब 0 डिग्री होगा तब धारावाही चालक ऐसा होगा पूरा प्लेन, और जब 90 डिग्री होगा तब धारावाही चालक ऐसे खड़ा होगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पर 0 डिग्री यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब समीकरण 5 में हम ये वैल्यू भरेंगे, लास्ट जो हमारा आंसर था। तो F इक्वल्स टू ILB साइन 0। हम सब जानते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, और 0 अगर इन सब से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आंसर आएगा। F इक्वल्स टू 0, यानी यहां पर आप निष्कर्ष लिख सकते हो कि जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तब उस पर कार्यरत बल न्यूनतम होगा या शून्य होगा। यानी ये हमारे पास बल जो आया है मिनिमम आया है, मिनिमम, बहुत ही न्यूनतम बल। तो निष्कर्ष आप लिख सकते हो कि जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करेगा तो उस पर कार्यरत बल शून्य होगा। अब नेक्स्ट केस नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री समीकरण 5 से, तो F इक्वल्स टू ILB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, बायो के स्टूडेंट्स हो, तो आपने 10 तक तो पढ़े होगा साइन थीटा कॉस थीटा। 90 की वैल्यू होती है 1, तो F इक्वल्स टू, जब 1 इन सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगी ILB। तो इस स्थिति में अधिकतम बल लगेगा, मैक्सिमम। तो यहां पर एक और निष्कर्ष लिख सकते हो कि जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब उस धारावाही चालक पर कार्यरत बल अधिकतम होता है। ओके, तो ये दोनों केस भी पढ़ा चुका और हम धारावाही चालक पर चुंबकीय बल भी याद कर चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। और ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना है और मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप वो टॉपिक कमेंट में कर सकते हो। वो 12th का ही होना चाहिए, 12th RBSC बेस्ड कोई भी टॉपिक होगा वो आप कमेंट करोगे तो मैं आपको 2-3 दिन में उस टॉपिक पर वीडियो भेज दूंगा। ओके, तो ये नोट कर लेना। ऑल द बेस्ट। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं कल।